स्वच्छता सिर्फ एक आदत नहीं है, एक सोच है, एक जिम्मेदारी है और इस सोच को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से और इसी का हिस्सा बने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पुरस्कार। 2016 में ये हिस्सा बने और अब ये विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन चुका है, जिसमें हजारों नगर निगम भाग लेते हैं हर साल अलग अलग थीम के साथ। वर्ष 2024-25 की थीम रही रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल। 2024-25 संस्करण में पहली बार सुपर स्वच्छ लीग नामक विशेष श्रेणी भी जोड़ी गई। ये उन्हें शहरों को समर्पित है, उन शहरों को समर्पित है जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 बार शीर्ष 3 में रहे हों। इस श्रेणी में शामिल नगरों को अतिरिक्त मानकों पर आंका जाता है और उन्हें 85% से अधिक स्कोर बनाए रखना होता है। इसमें शामिल शहरों की श्रेणियों में अनुसार जो है तमाम जो श्रेणियां हैं उसके अनुसार इन्हें निर्धारित किया गया है और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो 2016 में ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो हैं शुरुआत इनकी हुई और इसमें तब से अब तक उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आंकड़ों के माध्यम से ये प्रगति हम आपको बताएंगे। अगर हम 2016 की बात करते हैं तो पहले सर्वेक्षण में 73 शहर ऐसे हैं जिन्हें रैंक किया गया और इसमें जो मैसूर है कर्नाटक से शीर्ष पर रहा। 2017 में 434 शहरों तक इसका विस्तार किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना और कई वर्षों तक शीर्ष पर रहा। 2018 की बात करते हैं तो 4203 शहरी स्थानीय निकायों को ULBs को शामिल किया गया, जिसमें राज्य रैंकिंग और छोटे कस्बों के लिए पुरस्कार शुरू किए गए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की तो मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे थे, सबसे स्वच्छ शहर ये बना। 2019 की हम बात करें तो 4237 शहरों को इसमें शामिल किया गया। स्थिरता और कचरा प्रबंधन पर ध्यान इसमें दिया गया और इंदौर ने शीर्ष स्थान जो है वो अपना बरकरार रखा। 2020 पर आ जाते हैं। 2020 में 4242 शहरों को कवर किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग शुरू की गई और इंदौर ने अपना नेतृत्व इसमें जारी रखा। फिर 2021 की बात करें तो नागरिक फीडबैक और नवाचार पर जोर दिया गया। 4320 ULBs का सर्वेक्षण इसमें हुआ और इंदौर लगातार 5वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर में रहा। 2022 की बात करते हैं। सर्कुलर अर्थव्यवस्था और कचरे से धन सृजन पर इसमें ध्यान दिया गया। 4354 ULBs को इसमें कवर किया गया और फिर से मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना। 2023 में जब हम उसकी SBM ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रैंकिंग शुरू की गई और शहरी मैट्रिक्स में वायु गुणवत्ता और जल संरक्षण शामिल किया गया। 4477 ULBs को इसमें कवर किया गया और सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार की श्रेणी में 2 शहरों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार शहर केंद्रित रैंकिंग से व्यापक मूल्यांकन तक विकसित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, नागरिक भागीदारी, कचरा पृथक्करण यानी कि कचरे को अलग करना और टिकाऊ सैनिटेशन इसके अंदर शामिल है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है और किस तरह से एक प्रतिस्पर्धात्मक जो है वातावरण है उसको लाया जाए और जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और तमाम इसमें नवाचारों का शुरुआत भी की गई और तब से अब तक लगातार ये नए पायदान गढ़ रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे और उनसे हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये अपने आप में उपलब्धिपूर्ण रहा है। अगर हम इसकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की जो उपलब्धियां हैं, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के बाद स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता प्राप्ति 2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100% हो गई है। स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां हम बता रहे हैं। इसके तहत 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालय जो हैं वो बनाए गए और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों ने खुद को ODF घोषित कर दिया। तो ये जो उपलब्धियां हैं ये स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां हैं। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था ODF स्थिरता और गाँव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत 2025-26 तक गांवों को ODF से ODF+ मॉडल में बदलना शामिल किया गया।
स्वच्छ भारत अभियान से शौचालयों और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण और न केवल इससे स्वच्छता में सुधार हुआ बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका काफी सकारात्मक और अच्छा असर पड़ा। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ने देश भर में शिशु और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वच्छ भारत मिशन से प्रतिवर्ष 60,000 से 70,000 शिशु जीवन को बचाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2014 से 2019 के बीच 3 लाख जानें बचाई गई। डायरिया के कारण अक्सर जो है ये खतरा हो जाता था और काफ़ी जानें जो हैं इसी वजह से चली जाती थी, लेकिन इस पर कंट्रोल किया गया। साथ ही घरों में शौचालय बनने से अब 90% से ज़्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और ये इसी अभियान की वजह से संभव हो पाया। स्वच्छ भारत मिशन के कारण महिलाओं में संक्रमण से होने वाली बीमारियां भी काफ़ी कम हुई। लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनने से स्कूल छोड़ने की दर में काफ़ी कमी आई, तो इसके काफ़ी व्यापक प्रभाव देखे गए। यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार स्वच्छता के कारण गांव में परिवारों को हर साल औसतन 50,000 रुपये की बचत पहले बीमारियों के इलाज पर जेब से खर्च होता था, तो इससे हजारों रुपए की बचत हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के कारण लगभग 1.25 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप से रोजगार भी मिला। घरों से निकलने वाले कचरे को अब मूल्यवान संसाधनों में बदला जा रहा है। घरेलू कचरे से खाद, बायोगैस, बिजली और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चारकोल जैसी सामग्री का उत्पादन जो है लगातार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दुर्गम और गंदे स्थानों के समयबद्ध और लक्षित सफाई से इसका काम जो है शुरू हुआ और अपने आप में ये अभियान जो है मिसाल बन गया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं। शालिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, नगर आयुक्त हैं सूरत नगर निगम से। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से, क्योंकि अगर हम सूरत की बात करते हैं तो सूरत जो है स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी रहा है। किस तरह से ये पूरा काम किया गया और किस तरह से ये जो सर्वेक्षण पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत ये अपने आप में महत्वपूर्ण रही? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज इस मंच के मौके से मुझे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का मौका मिला। स्वच्छ भारत मिशन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री ने शुरू किया था और तब से लेके अभी तक सूरत शहर में न सिर्फ कॉरपोरेशन बल्कि लोगों को इस मुहिम से जोड़ा गया है। इसके काफी सारे पहलू हैं स्वच्छ भारत मिशन के। पहला तो कि लोग अपने घरों में कचरे का सेग्रीगेशन करें और वेस्ट को एज अ रिसोर्स माना जाए, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट के रूप में उसका सेग्रीगेशन घरों से उसका स्टार्टिंग हो। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ की महिलाओं को खास करके इस स्वच्छ भारत मिशन में जोड़ा है और उसका पूरा एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाता है जिसमें कि किस सोसाइटी किस घर से अच्छे से सेग्रीगेशन हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा और वहां पे क्या इंटरवेंशंस किए जाने चाहिए, उसके बारे में कॉरपोरेशन लोगों के साथ में मिलकर कंटिन्यूस काम करता है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है 100% डोर टू डोर कलेक्शन, और उसके लिए पूरे सूरत शहर को अलग अलग पॉइंट्स में बांट के और हर जगह पर डोर टू डोर वेस्ट अच्छे से कलेक्शन हो, वो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, उसके ऊपर कॉरपोरेशन बहुत जुम्बिश स्वरूप में कैंपेन मोड में काम करता है और उसका भी रियल टाइम मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होता है, जिसमें सारे डोर टू डोर व्हीकल्स जीपीएस बेस्ड होते हैं और उसमें कितना कलेक्शन हुआ, किस एरिया से हुआ, उसका पूरा रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता है। और उसके बाद में ये जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के बाद में इनको एमआरएफ सेंटर्स पे पहुंचा के वहां से प्रोसेसिंग साइट्स पे पहुंचाया जाता है, जिसमें सूरत शहर में अलग अलग तरह के प्लांट्स काम करते हैं। पहला, जहां पे वेट वेस्ट होता है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करके इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है। दूसरा, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके लिए पूरे सूरत शहर में से प्लास्टिक को कलेक्ट करके जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वहां से श्रेडेड प्लास्टिक करके उससे रोड्स बनाया जाता है। सूरत शहर ने पूरे भारत देश में पहल की थी कि श्रेडेड प्लास्टिक से रोड्स बनाने के लिए अभी तक 35 किलोमीटर के रोड बनाए जा चुके हैं और अब नेशनल हाईवे भी श्रेडेड प्लास्टिक को कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहा है। उसके अलावा अलग अलग तरह के आइटम्स प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और उनको फिर वापस से रीयूज एंड रिसाइकिल में यूज किया जाता है।
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि सूरत शहर पूरे भारत देश का इकोनॉमिक हब है। पूरे भारत देश में से लोग यहाँ पे आते हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत बहुत सारी चलती रहती हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल की। तो वो जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, उसको बहुत साइंटिफिक वे में प्लांट्स पे लाके उसमें से अलग अलग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पेवर ब्लॉक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, और उनको सूरत महानगर पालिका 35% प्रोक्योर करके खुद के कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करती है, और बाकी जो है प्राइवेट लोगों को बेचा जाता है। और उसके अलावा जो सूरत का मेन प्रोसेसिंग साइट है, वहां से आरडीएफ बना के उसको सीमेंट प्लांट्स और अन्य प्लांट्स में बनाया जाता है, यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि सूरत ने लिगेसी वेस्ट के क्षेत्र में जो पुराना जो पहाड़ होते थे कचरे के, वो सारे के सारे आज से कई साल पहले साफ कर दिए, और वो जो पहाड़ होते थे वहां पर अब ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन ग्रास लैंड्स डेवलप हुए हैं। और उसके कारण सूरत पूरे गुजरात में, भारत देश में ऐसा शहर बना जहां पे अब कोई भी कचरे का ढेर आपको देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल शालिनी, जो आपने रिसाइकलिंग और रीयूज़ की बात बताई है और जिस तरह से एक मजबूत प्रणाली की बात बताई है, जिसे आप बता रहे हैं कि सूरत ने ये डेवलप किया है और पूरे देश के लिए ये एक मॉडल की तरह साबित हो रहा है। अपने आप में स्वच्छता तो है ही, इसके साथ साथ ये रोजगार का और आमदनी का भी एक बड़ा जरिया वहां पर बन गया। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कई सारे सेक्टर्स हैं जो एक साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि रेक पिकर्स, और वो बहुत बड़ा सेक्टर है जो डोर टू डोर कलेक्शन में, सेग्रीगेशन में, और जहां पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है वहां से कचरे को सुव्यवस्थित तरीके से कलेक्ट करके और प्रोसेसिंग साइट पे पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। रेक पिकर्स के लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की तरफ से भी बनाई गई हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं, और वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा जो है, जितने भी ये प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, वहां पर काफी सारा मैन पावर उसमें इंगेज है जो इसमें काम करता है। तीसरा, इस कचरे को अलग अलग प्रोडक्टिव जो रिसोर्स बनाने के लिए काफी सारे लोग इसमें काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि सूरत में जो गणेश महोत्सव होता है, वो बॉम्बे के बाद में सबसे बड़ी उसका यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। अप्रोक्सीमेटली 80,000 90,000 गणेश यहाँ पे बनाए जाते हैं। अभी 2 साल से यहाँ पर जो सखी मंडल की बहनें हैं, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है उसमें से गणेश जी बनाती हैं, जो कि इको फ्रेंडली गणेश जी होते हैं, और उनको मास स्केल पर सोसाइटीज में प्रमोट किया जाता है। और उन जो गणेश जी का विसर्जन है वो भी एक उसमें गमले में किया जाता है, जिससे कि वो प्लांट बन सके। तो इस तरह के इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स जो हैं वो सखी मंडल की बहनें ले रही हैं। हमारे यहाँ पे काफी सारे जब सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें